नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटराइड्स में। मेरा नाम है अमित और ये है Hyundai की नई 2022 वेन्यू फेसलिफ्ट। अब ये जो कार है ये है सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट से, और वो जो सेगमेंट है वो सबसे ज़्यादा फल फूल रहा है भारत में, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। और उस सेगमेंट के अंदर भी ये गाड़ी सबसे ज़्यादा पॉपुलर कार्स में से एक है। और इस नए अपडेट के साथ Hyundai ने इस गाड़ी को फीचर्स के साथ लैस कर दिया है। यहाँ पर इतनी सारी फीचर्स हैं, स्पेशली कनेक्टेड कार फीचर्स और इंफोटेनमेंट से रिलेटेड इतनी सारी फीचर्स हैं यहाँ पर, जिसके बारे में बताना मुझे आज बहुत मुश्किल पड़ने वाला है। मैं आपको इस गाड़ी के बारे में जो चेंजेस हैं वो एक एक करके सारे बताऊंगा, तो ये वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले हम लोग इस गाड़ी के साइज़ के बारे में ज़रा बात कर लेते हैं कि इस सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों के मुकाबले कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है। अगर हम इसको इसके प्राइम कॉम्पिटिटर जो कि सोनेट है उसके साथ कंपेयर करें तो इसका व्हील बेस और लेंथ सोनेट के एग्जैक्टली बराबर है, लेकिन ये विड्थ में और हाइट में ज़रा कम है। नेक्सॉन से आप इसे कंपेयर करें तो ये एक्चुअली नेक्सॉन से 2 mm ज़्यादा लंबी है और उसका व्हील बेस भी नेक्सॉन से 2 mm ज़्यादा लंबा है। ये नेक्सॉन से ज़्यादा वाइड भी है, हालांकि ये उससे ज़रा हाइट में छोटी है। ब्रेज़ा की अगर हम लोग बात करें तो ब्रेज़ा के मुकाबले ये व्हील बेस और लेंथ के मामले में बराबर है, विड्थ और हाइट के मामले में ज़रा छोटी है। तो अगर आप देखें तो इस सेगमेंट के हिसाब से ये गाड़ी पार फॉर कोर्स है और सबसे ज़्यादा स्पेशियस गाड़ियों में से एक है। यहाँ पर जो व्हील बेस है ये सबसे लंबे व्हील बेसिस में से एक है, जिसका मतलब है कि केबिन स्पेस आपको भरपूर मिलता है। चलिए अब हम लोग सबसे पहले एक्सटीरियर चेंजेस की बात कर लेते हैं। और अगर आप एक्सटीरियर चेंजेस की बात करें तो सबसे बड़ा एक्सटीरियर चेंज जो है वो है ये ग्रिल। पहले जो ग्रिल थी वहाँ पर भी डार्क क्रोम था, लेकिन वहाँ पर एक मैश जैसा ट्रीटमेंट था। यहाँ पर अब आपको ये ब्लॉक्स मिलते हैं, जिसे कि एक पैरामेट्रिक जूल डिज़ाइन के नाम से Hyundai संबोधित करता है, और देखने में ज़्यादा भरा हुआ, ज़्यादा मस्कुलर लगता है। एक ब्लॉक किस्म का डिज़ाइन है और ये एक्सटेंड करता है इन ब्लिंकर्स के अंदर, जिनका डिज़ाइन भी अगर आप देखेंगे तो इन ब्लॉक्स से मेल खाता है। अब ये जो ब्लिंकर्स हैं यहाँ पर, ये बल्ब्स हैं, ये एलईडीज़ नहीं हैं। और ये जो पार्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक 4 यूनिट है, ओनली ऑर्नामेंटल है। यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक इंसर्ट भी मिलेगा, जिससे कि एक काफ़ी अच्छा प्रीमियम लुक यहाँ पर आपको मिल जाता है। साथ ही यहाँ पर अब आपको एलईडी प्रोजेक्टर लैंप्स मिलते हैं, जो कि पहले नहीं थे, तो ये एक नया चेंज है। और साथ ही आपको एक ट्रेडिशनल हैलोजन लैंप भी मिलता है। DRLs पहले जैसे ही हैं और देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। एक और बड़ा चेंज बम्पर के साथ यहाँ पर किया गया है, जो पूरी तरह से यहाँ पर बॉडी कलर्ड बम्पर था। और यहाँ पर अगर आपने पहले वाली वेन्यू को गौर से देखा था तो सिल्वर के अंदर आपको फॉग लैंप्स मिलते थे, उन्हें हटा दिया गया है। और यहाँ पर अब आपको एक हॉरिजॉन्टल इंसर्ट्स मिलते हैं, जो कि ब्लैक कलर में दिए गए हैं। जो स्किड प्लेट है इसका डिज़ाइन भी नया है। और ये सारे चेंजेस जो हैं इस गाड़ी के फेस को एक ज़्यादा प्रीमियम लुक देते हैं। अगर मैं कुछ मिसिंग चीज़ों की बात करूँ तो यहाँ पे फ्रंट पार्किंग सेंसर्स और 360 डिग्री कैमरा के लिए जो कैमरा यूनिट होता है वो हो सकता था, लेकिन बाकी गाड़ियों में भी ऐसा नहीं है कि वो सारे फीचर्स अवेलेबल हैं, तो आप कंप्लेंट नहीं कर सकते। ये Hyundai का लोगो भी यहाँ पर डार्क क्रोम के अंदर फिनिश किया गया है, और ये गाड़ी देखने में पहले से डेफिनेटली ज़्यादा प्रीमियम लगती है। चलिए हम लोग इस गाड़ी को साइड से देखते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं। और जो बड़ा चेंज यहाँ पर है वो है ये नए डिज़ाइन की 16 इंच व्हील्स। और ये वाले जो व्हील्स हैं ये मशीन कट हैं। अगर आप एक वेरिएंट नीचे जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको 2 टोन अलॉयज़ मिलेंगे 16 इंच, लेकिन मशीन कट नहीं मिलेंगे। इसके अलावा आप अगर और लोअर वेरिएंट्स में जाएंगे तो वहाँ पर आपको 15 इंच व्हील्स मिलेंगे। ORVMs का डिज़ाइन जो है नया है। माउंटेड ब्लिंकर जो है इनका डिज़ाइन भी अब अलग है। और ये ORVMs जो है ये ऑटो फोल्डिंग है, तो ये भी एक नया फीचर है। यहाँ पर अब आपको पडल लैंप्स मिलते हैं जो पहले नहीं थे, और ये भी एक नया फीचर है। ये जो कलर आप देख रहे हैं फेरी रेड, ये भी एक नया कलर है जिसमें आपको 2 टोन ऑप्शन मिलती है। और यही एक ऐसा कलर है जिसमें आपको 2 टोन ऑप्शन मिलती है विद ब्लैक रूफ रेल का डिज़ाइन भी यहाँ पर अलग है। ये एक ब्रिज टाइप रूफ रेल है। शार्क फिन एंटेना यहाँ पर आपको मिलता है, सनरूफ यहाँ पर आपको मिलती है। साथ ही अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो यहाँ पर ऑफिशियल नंबर हमको प्रोवाइड नहीं किया गया है, लेकिन ये 195 टू 200 mm के आसपास है, जो कि मोर देन सफिशिएंट है। और इस रेड कलर के साथ जो मुझे ख़ास बात लगी वो ये जो हाईलाइट यहाँ पर आप देख रहे हैं व्हील आर्च के ऊपर और इस साइड क्लैडिंग के ऊपर जो रेड हाईलाइट है, इसे और भी स्पोर्टी बनाती है। देखने में बहुत अच्छा ये कलर लगता है। साथ ही ये जो क्लैडिंग है इसे एक काफ़ी एसयूवीश, काफ़ी आउटडोर्सी लुक प्रदान करती है। यहाँ पर टॉप वेरिएंट्स में आपको क्रोम डोर हैंडल्स मिलते हैं, जो देखने में बहुत प्रीमियम लगते हैं। और साथ ही आपको ये रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है, जिसके कारण आपको चाबी जेब से निकालनी नहीं पड़ती है। जो ग्रीन हाउस एरिया है काफ़ी बड़ा है, और इस गाड़ी का जो अंदर एयरीनेस है उसको एनहांस करता है।
अगर हम लोग पीछे से इस गाड़ी को देखें तो आगे की ही तरह पीछे भी बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, और सबसे बड़ा जो चेंज है वो ये है कि अब आपको एक कनेक्टेड एलईडी स्ट्रिप मिलती है जो कि टेल लैंप क्लस्टर्स को कनेक्ट करती है और रात को बहुत ही ज़बरदस्त दिखती है। साथ ही इस गाड़ी को एक एडिशनल विड्थ प्रदान करती है, एक अच्छा स्टांस देती है, और ये गाड़ी अब पहले से कहीं ज़्यादा अच्छी लगती है देखने में, ख़ास तौर पर इस लाइट के कारण। अगर आप इस क्लस्टर को देखेंगे तो यहाँ पर एक वर्टिकल यूनिट है जो कि कनेक्टेड है दूसरी वर्टिकल यूनिट के साथ, और अगर आप इसे एक साथ देखेंगे तो ये एच की तरह दिखता है, जो कि ह्यूंडई को भी एक तरह से डिनोट करता है। जो टेल गेट है इसका भी स्टाइल चेंज किया गया है। साथ ही यहाँ पर आपको ये पियानो ब्लैक एप्लिक मिलता है। यहाँ पर आगे की तरह पिछला बम्पर भी जो है रीडिज़ाइन किया गया है, और यहाँ पर अब आपको ये हॉरिजॉन्टल ब्लैक इंसर्ट नज़र आएगा। पीछे की स्किड प्लेट भी अब चेंज की गई है और ये भी पहले से ज़्यादा स्पोर्टी नज़र आएगी। रियर व्यू कैमरा यहाँ पर है, और अगर आप रिवर्स लाइट्स की बात करें तो रिवर्स लाइट्स यहाँ पर हैं। पीछे और आगे आपको फॉग लैंप्स नहीं मिलेंगे। ये सब टेल यूनिट्स हैं और एक पिक्सल की तरह से यहाँ पर इन्हें ट्रीट किया गया है, जैसा कि आयोनिक 5 में भी एक पिक्सेलेटेड किस्म का स्टाइल दिया है। वो गाड़ी भी बहुत जल्द आने वाली है। तो ये काफ़ी मॉडर्न, काफ़ी डिजिटल किस्म का डिज़ाइन लगता है और मुझे काफ़ी पसंद आया। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पीछे वाले ब्लिंकर्स हैं ये बल्ब है, और आगे भी जो ब्लिंकर्स हैं ये बल्ब है। तो हालांकि एलईडी का प्रयोग किया गया है लाइटिंग में, बट ऑल एलईडी लाइट्स यहाँ पर नहीं है। ये जो दो एलिमेंट्स आप देख रहे हैं ये सिर्फ रिफ्लेक्टर्स हैं, लाइट्स नहीं है। हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको मिलेगा, रियर वॉश वाइप मिलेगा। हाई माउंट स्टॉप लैंप जो है ये एलईडीज़ नहीं है, ये बल्ब्स हैं। फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पर 45 लीटर्स की है, और आप चाहें तो बूट रिलीज़ के लिए ये वाला बटन यूज़ कर सकते हैं। इसे आप होल्ड करके रखेंगे तो बूट अनलॉक हो जाएगा, और इसे जब आप लिफ्ट करेंगे तो आपको अंदर 350 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, जो कि इस सेगमेंट के हिसाब से अच्छा है। अगर आप इसे कंपेयर करें तो ब्रेजा में आपको सिर्फ 328 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। सोनेट ही सिर्फ एक ऐसी गाड़ी है जिसमें यहाँ से लगभग 40 लीटर्स का बूट स्पेस आपको ज़्यादा मिलता है। लेकिन अगर आप विजुअली देखें तो दोनों गाड़ियों में ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आता है। मुझे ये जो डिफरेंस है इसका कारण समझ नहीं आया, लेकिन इस सेगमेंट की सबसे अच्छे बूट वाली गाड़ियों में से वेन्यू भी एक है। नेक्सॉन में भी आपको 350 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। यहाँ पर ये पार्सल ट्रे शेल्फ जो है ये आपको मिलेगा हायर वेरिएंट्स में। और साथ ही जो एक बहुत अच्छी बात है यहाँ पर वो ये है कि ये सीट जो है कोलैप्सिबल है 60-40 रेशियो में, यानी कि आप बहुत ही फ्लेक्सिबली आपका जो बूट स्पेस है उसे इंक्रीज़ या रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आप 3 लोग ही ट्रैवल कर रहे हैं तो आप 60 वाली साइड जो है गिरा करके इस बूट स्पेस को लगभग डबल से भी ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी फीचर है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। स्पेयर यहाँ पर आपको 15 इंच का व्हील मिलता है, स्टील रिम विद 195 सेक्शन टायर। तो फुल साइज्ड स्पेयर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप उसे डेफिनेटली एक नॉर्मल टायर की तरह यूज़ कर सकते हैं। अंदर जाने से पहले आपको ये चाबी मैं दिखा देता हूँ, और यहाँ पर आप ये जो बटन देख रहे हैं ये भी एक नया फीचर है। अब जो DCT वेरिएंट है उसके अंदर आप इस बटन को लॉन्ग प्रेस करके इंजन को रिमोटली ऑन कर सकते हैं। तो ये भी एक नया फीचर है, और ये याद रखिए क्योंकि मैं आपको सारे नए फीचर्स के बारे में बता रहा हूँ। अगर आप अंदर एंटर करना चाहते हैं तो आपको ये देखिए यहाँ पर ये वेलकम फंक्शन है, ORVM ऑटोमेटिकली खुल जाता है, ये भी एक नया फीचर है। और आपको अंदर जाने के लिए की को जेब से निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस इस बटन को प्रेस कीजिए और आप गाड़ी में प्रवेश कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अंदर क्या क्या चेंजेस यहाँ पर किए गए हैं। और सबसे पहला चेंज, ये इस सेगमेंट की अकेली ऐसी गाड़ी है जहाँ पर अब आपको पावर्ड इलेक्ट्रिक सीट्स मिलती हैं, 4 वे, 4 एफ्ट और रिक्लाइन फंक्शन के लिए। यहाँ पे लंबा सपोर्ट नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से ये एक काफ़ी अच्छा फीचर Hyundai ने प्रोवाइड किया है, और इस सेगमेंट में अभी तक कोई भी गाड़ी ये फीचर आपको प्रोवाइड नहीं करती है। डोर पैनल में सफिशिएंट स्पेस है, आपके पास कंट्रोल्स हैं फॉर फोल्डिंग योर ORVM, इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स, और ड्राइवर साइड विंडो जो है ये 1 टच है। बाकी सारी विंडोज़ जो है इन्हें आपको बटन को प्रेस करके रखना होता है। यहाँ पर ये स्पेस है जहाँ पर आप अपना वॉलेट रख सकते हैं, और ये जो मटेरियल है ये सॉफ्ट टू टच है। दूसरा काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर जो यहाँ पर आपको नया मिलता है वो है फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, और पहले ये ऐसा नहीं था। अब ये फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो है ये काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, और यहाँ पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स के द्वारा आप इसमें ब्राउज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिलता है आपको, और ये एक बहुत अच्छी फीचर है। अब यहाँ पे टैको नीडल नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको ये डिजिटल टैको मिलता है जिसमें आपको नंबर्स के द्वारा
जो टैको स्पीड है, जो आरपीएम इंजन स्पीड है, वो यहाँ पर इसके द्वारा बताई जाती है। क्रूज़ कंट्रोल भी आपको यहाँ पर मिलता है। तो ये सारी फीचर्स यहाँ पर जो है ये आपको प्रोवाइड की गई हैं। फॉर DCT यहाँ पर आपको 3 मोड्स में मिलते हैं, वो भी एक नया फीचर है, इको, स्पोर्ट और नॉर्मल। और अगर आप उन मोड्स को चेंज करते हैं तो नॉर्मल में आपको यही ब्लू कलर का डिस्प्ले मिलेगा। जैसे ही आप स्पोर्ट में जाएंगे ये कलर रेड हो जाता है, और अगर आप इको में हैं तो एक लाइटर टर्कॉइज किस्म का कलर आता है। तो कलर्स भी जो है इंस्ट्रूमेंट कंसोल के ये मोड्स के साथ साथ चेंज होते हैं। आजकल वातावरण में बहुत प्रदूषण है, और ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पर Hyundai ने इंट्रोड्यूस कर दी है। एयर प्योरीफायर यहाँ पर डाल दिया है, और यहाँ पर एक बटन मिलता है आपको। इस बटन को प्रेस करके आप जो अलग अलग मोड्स हैं उसमें टॉगल कर सकते हैं। आप नॉर्मल या फिर टर्बो मोड में जा सकते हैं, और एक बार और इसे दबाएंगे तो फिर ये बंद हो जाएगा। तो आप इसे ऑटो, नॉर्मल या टर्बो मोड में डाल दें या फिर इसे बंद कर दें, और ये एक नया फीचर है। इसके अलावा ये जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन आप यहाँ पर देख रहे हैं ये भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव की गई है। तो ये अपने आप में एक बड़ा फीचर है। ये 8 इंच स्क्रीन जो है ये HD है। इसका जो इंटरफेस है, अब पूरा UI जो है ये चेंज किया गया है, और ये एक पूरी तरह से ओवरहॉल्ड सिस्टम है। यहाँ पर ब्लू लिंक कनेक्टिविटी की आपको 60 से भी ज़्यादा फीचर्स मिलती हैं, जो कि सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। वेन्यू भारत की पहली प्रॉपर कनेक्टेड कार थी, और अब इस चेंज के साथ ये सबसे ज़्यादा फीचर्स वाली कनेक्टेड कार बन गई है। तो ये भी एक बड़ा चेंज है। इसके अलावा अब यहाँ पर आपको ओवर द एयर अपडेट्स मिलेंगे, यानी कि मैप से रिलेटेड चीज़ें या फिर अगर इंटरफेस में कुछ चेंजेस हो रहे हैं उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिकली ओवर द एयर यहाँ पर अपडेट आएगा और इसे अपडेट कर देगा। तो ये भी एक नया फीचर यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके अलावा अब Hyundai ने यहाँ पर होम टू कार फीचर इंट्रोड्यूस किया है, जिसके अंतर्गत आप ब्लू लिंक को अपने फ़ोन से कनेक्ट करके एंड्रॉयड ऑटो, गूगल असिस्टेंट या फिर एलेक्सा को कमांड्स दे करके काफ़ी सारे फंक्शंस इस गाड़ी के यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने घर में बैठ करके एलेक्सा को बोल सकते हैं कूल माई कार और स्टार्ट माई कार, और गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी और आपका जो कैबिन है वो कूल हो जाएगा, ताकि जब आप गाड़ी के पास आएँ तब तक कैबिन पूरी तरह से ठंडा हो चुका हो। होम टू कार एक अलग से डेमो करूँगा, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। आपको ये समझना है कि ये काम कैसे करता है तो मैं आपको वो ज़रूर बताऊँगा, लेकिन यहाँ पर अगर मैं वो सब करने जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा। लेकिन ये फीचर यहाँ पर नया है। इसके अलावा जो वॉइस कमांड्स हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि जो वॉइस कमांड्स हैं वो अमूमन काम नहीं करते हैं, और कनेक्टेड कार्स में अगर आप कुछ वॉइस कमांड्स दे रहे हैं तो वो सर्वर के पास जाकर के कुछ वक्त लेती है प्रोसेस करने में। Hyundai ने बहुत ही प्रोएक्टिवली ये जो सारे कमांड्स हैं इनको एम्बेड कर दिया है सिस्टम के अंदर, यानी कि अब ये सर्वर के साथ में कनेक्ट नहीं करेगी और इसी सिस्टम के अंदर वो कमांड्स प्रोसेस होकर के आपका काम होगा। तो बहुत जल्दी और बहुत ही प्रॉम्प्टली वो काम होगा। फॉर एग्जाम्पल, प्ले साउंड्स ऑफ नेचर। Playing sounds of nature. ये देखिए यहाँ पर अब ये साउंड्स ऑफ नेचर प्ले कर रहा है, और अगर मैं साउंड्स ऑफ नेचर में जाऊँ तो ये भी अपने आप एक नया फीचर है, जहाँ पर आप बहुत सारे साउंड्स हैं जिन्हें आप प्ले कर सकते हैं। ये देखिए, लाइवली फॉरेस्ट, काम सी वेव्स, रेनी डे, ओपन एयर कैफ़े। ये सारे जो साउंड्स ऑफ नेचर हैं ये आप इसमें प्ले कर सकते हैं। तो ये भी एक नया फीचर यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके अलावा अगर आप एम्बेडेड वॉइस कमांड्स की बात करें तो एम्बेडेड वॉइस कमांड्स भी अपने आप में बड़ी कमाल की चीज़ है, और इस फीचर का इस्तेमाल करके आप बहुत सारे कमांड्स इस गाड़ी को दे सकते हैं, और ये बहुत जल्दी काम करता है। तो अगर आप हॉन्डिफाई जो एक फ़ीचर है जिसके द्वारा आपको वेदर या स्पोर्ट या इंटरनेट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनकी जानकारी नहीं चाहिए और कार से रिलेटेड जो कंट्रोल हैं वो देने हैं, तो फटाफट ये गाड़ी आपके कंट्रोल्स जो हैं वो समझती है। फॉर एग्जांपल, ओपन सनरूफ। Opening the sunroof. ये देखिए, क्लोज द सनरूफ। Closing the sunroof. और अगर आपको ये समझना है कि यहाँ पर आप कौन कौन से कमांड्स यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। ये देखिए, सारी कमांड्स की लिस्ट आपको मिल जाएगी और आप इन कमांड्स को डायरेक्टली दे सकते हैं। और नेविगेशन भी यहाँ पर आपको इन बिल्ट मिलता है, यानी कि आपको आपके फ़ोन के साथ फिडल करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा नेविगेशन पे जाकर के कोई भी पॉइंट सर्च कर सकते हैं और आपका फ़ोन जो है वो फ्री रहेगा, और वो भी आप नेविगेशन जो है वो भी आप
वॉइस कमांड के थ्रू कर सकते हैं। नेविगेट टू नोवोटेल होटल। Do you want to be guided to this place? और ये देखिए बातों ही बातों में इस गाड़ी ने हमें जो रूट है हमारे होटल का वो बता दिया। तो ये बहुत ही फंक्शनल है और मैं सच बताऊं तो वॉइस कमांड जो है वो जनरली बहुत अच्छे से काम नहीं करते हैं और Hyundai ने ये जो चीज़ है बहुत अच्छे से करी है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो काम करनी चाहिए लेकिन नहीं करती हैं और मैं Hyundai को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस तरह से इन सिस्टम्स को एम्बेड करके इसे वाकई में यूज़ में लेने लायक बनाया और ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो यहाँ पर बहुत सारे इस तरह के चेंजेस किए गए हैं और ये जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है ये छोटी ज़रूर है लेकिन बहुत ही रिस्पॉन्सिव है और मुझे बहुत पसंद आई। हालांकि कुछ और दूसरी गाड़ियों में जैसे कि अगर आप सोनेट को देखें तो वहाँ पर स्क्रीन काफ़ी बड़ी है, काफ़ी अच्छी दिखती है, लेकिन रिस्पॉन्स जो है यहाँ पर और अगर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त है। आपके पास हार्ड कंट्रोल्स भी हैं और ये देखिए यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, जो ट्रैक है उसे चेंज कर सकते हैं, यहाँ से वॉल्यूम बड़ा कम कर सकते हैं और इसे बंद भी कर सकते हैं। इसके अलावा AC यहाँ पर ऑटोमेटिक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको जो और चेंजेस हैं यहाँ पर वो भी बता देता हूँ। यहाँ पर अब आपको एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है जो पहले नहीं मिलती थी और इसके अलावा चेंजेस अभी ख़त्म नहीं है और भी चेंजेस हैं। आपको मैंने भी बताया था ड्राइव मोड सेलेक्ट यहाँ पर अब आ गया है, यानी कि DCT के अंदर आप नॉब से मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो DCT खुद है वो भी अब नए जनरेशन का है, सेकेंड जनरेशन डुअल क्लच ट्रांसमिशन मिलता है जहाँ पर आपको बेटर फ्यूल एफिशिएंसी और बेटर रिस्पॉन्स मिलेगा। तो वो भी एक ज़्यादा बेहतर सिस्टम आपको दिया गया है, बेटर ट्यून्ड सिस्टम अब आपको दिया गया है। इसके अलावा एक और जो चेंज यहाँ पर है वो है कि अब यहाँ पर टाइप C USB सॉकेट इंट्रोड्यूस किया गया है। एक आगे और दो पीछे टाइप C USB सॉकेट्स हैं, उसके अलावा नॉर्मल USB सॉकेट भी है और एक 12 वोल्ट पावर सॉकेट भी है। ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले कंप्लायंट है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बता रहा हूँ जो आपको याद रखनी है। टॉप ऑफ द लाइन SXO वेरिएंट के अंदर आपको HD इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जिसमें एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो वायर्ड है, लेकिन लोअर जो वेरिएंट्स हैं वहाँ पर 8 इंच स्क्रीन जो है उसमें आपको जो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो मिलता है वो वायरलेस है। तो ये बात आप याद रखिए कि लोअर वेरिएंट्स में आपको वायरलेस कंपैटिबिलिटी मिलती है लेकिन यहाँ पर वो नहीं मिलेगी। इसके अलावा अगर आप आगे की बात करें तो विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। इंटीरियर के कलर को चेंज किए गए हैं, ऊपर ब्लैक और नीचे ये ग्रेज किस्म का कलर दिया गया है, देखने में काफ़ी फ्रेश और रिच लगता है। अपहोल्स्ट्री जो है वो चेंज की गई है। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आपको ये फैब्रिक प्लस लेदरेट का 2 टोन कॉम्बिनेशन मिलता है। ये भी लेदरेट है और ये भी लेदरेट है, तो ये भी कुछ नए चेंजेस हैं यहाँ पर। अगर आप वॉइस कमांड्स यूज़ नहीं करना चाहते तो इसे यूज़ करके सनरूफ को ओपन या क्लोज़ कर सकते हैं। IRVM डिमिंग है लेकिन ऑटो नहीं है, ये मैनुअल है। ये ब्लू लिंक से रिलेटेड जो फीचर्स हैं SOS और RSS सपोर्ट और ये ब्लू लिंक ये आपको यहाँ पर भी मिलते हैं। 2 लाइट्स हैं, यहाँ पर वैनिटी मिरर नहीं है, टोल टिकट होल्डर है यहाँ पर और यहाँ पर वैनिटी मिरर है लेकिन लाइट आपको यहाँ से ही आएगी। स्पेस की अगर बात करें तो जैसा डोर पॉकेट में आप देख रहे हैं 1 लीटर की वाटर बॉटल के लिए जगह है सफिशिएंट और भी कुछ एक्स्ट्रा स्पेस है, साथ ही काफ़ी सारे खुले स्पेसेस हैं। यहाँ पर ये स्पेस आपको मिलता है, इस रिसेस में आप अपना वॉलेट सेलफोन या कुछ भी डाल सकते हैं, काफ़ी यूज़फुल जगह है ये। ग्लव बॉक्स रीजनेबली साइज है और कूल्ड भी है। वायरलेस चार्जिंग आपको यहाँ पर मिलती है, बहुत ही अच्छा फीचर है। साथ ही ये जो छोटा स्पेस है गाड़ी की के लिए है। 2 कप होल्डर्स आपको मिल जाएंगे, आर्मरेस्ट मिल जाएगा और यहाँ पर काफ़ी सारा स्पेस है। देखिए मेरा वॉलेट यहाँ पे पड़ा है, आपका सेलफोन भी यहाँ पर आ जाएगा, तो ये भी काफ़ी यूजेबल स्पेस यहाँ पर आपको दिया गया है। सीट्स बहुत कंफर्टेबल है, अच्छी बोल्स्ट्रिंग है, हेडरेस्ट एडजस्टेबल है, थाई सपोर्ट बहुत अच्छा है, तो आपको कंफर्ट में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये वाला जो वेरिएंट है ये देखिए ये IMT वेरिएंट है, यानी कि मैनुअल है बट यहाँ पे क्लच नहीं होता है, तो आपको सिर्फ गियर शिफ्ट करने होता है और आपको बहुत कन्वीनियंट लगता है। ओवरऑल यहाँ बैठ करके आपको ऐसा लगेगा कि किसी बड़ी प्रीमियम बहुत अच्छी गाड़ी में बैठे हैं। एवरीथिंग इज़ वेरी वेल बिल्ट, जो मटीरियल्स की क्वालिटी है ये काफ़ी अच्छी है फॉर द सेगमेंट। सब कुछ साफ़ सुथरा बहुत ही अच्छे से बनाया गया है। AC जो है Hyundai का बहुत अच्छे से काम करता है। तो ये जो गाड़ी है ये सामने वाले पैसेंजर्स के लिए बहुत बढ़िया तरीके से बनाई गई है। ऑडियो सिस्टम जो है इसे मैंने टेस्ट किया और इसकी क्वालिटी जो है ये बहुत अच्छी है। आर्कमिस का पहले ऑडियो सिस्टम यहाँ पर आता था लेकिन अब इसे चेंज कर दिया गया है और ये जो ऑडियो क्वालिटी है ये एकदम टॉप ऑफ द वॉल्यूम रेंज। यहाँ पर टोटल जो नॉचेज हैं 75 है। अगर आप 75 पे बजाएंगे तो शायद थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आपको सुनाई दे। ये ऑडियो फाइल लेवल ऑडियो क्वालिटी नहीं है लेकिन बहुत अच्छी ऑडियो क्वालिटी है। 65 तक की वॉल्यूम पर अगर आप बजा रहे हैं तो अगर आप फुल ब्लास्ट भी बजा रहे हैं तो कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा और ऑडियो क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी इस गाड़ी की।
तो अगर आपको संगीत पसंद है तो ये गाड़ी आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करेगी। इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील अगर यहाँ पर टेलीस्कोपिक भी होता तो ज़्यादा अच्छा होता, सिर्फ टिल्ट है। पुश बटन स्टार्ट ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको मिलता है। यहाँ पर आपको बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स भी मिलते हैं, ESP, हिल होल्ड, साथ ही यहाँ पर 6 एयरबैग्स तक आपको मिलते हैं। 30 से भी ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स हैं यहाँ पर। तो सेफ्टी के मामले में Hyundai ने बहुत कुछ यहाँ पर डाला है। सेफ्टी की बात चल रही है तो मैं आपको रियर व्यू कैमरा भी दिखा देता हूँ। और रियर व्यू कैमरा यहाँ पर जो है गाइड लाइन्स के साथ आता है आपको पार्किंग में मदद करने के लिए, और रेजोल्यूशन ज़रा बेहतर हो सकता था लेकिन ये अपना काम बखूबी करता है। ये AC के जो कंट्रोल्स हैं, ये लेफ़्ट में आपको फ्लो कंट्रोल मिलेगा और राइट में टेम्परेचर, और बीच में सिर्फ स्क्रीन है और बाकी जो सारे मोड्स हैं यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे। और ये जो सारे बटन्स हैं यहाँ पर, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, फॉर द इंफोटेनमेंट एंड फॉर सोर्स एंड बेसिकली द ऑडियो। इसके अलावा अगर आप DCT के साथ जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको पैडल शिफ्टर्स भी मिलेंगे। हेडलैम्प्स यहाँ पर ऑटोमेटिक हैं और जनरली यहाँ पर बैठ करके आपको ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छे से बनाई हुई, बड़ी साफ़ सुथरी सी, बहुत ही प्रीमियम गाड़ी में बैठे हैं जो कि लंबे वक्त तक चलने के लिए बनी है और फ्यूचर के लिए तैयार है। अब अगर मैं मिसिंग फीचर्स की बात करूँ तो शायद यहाँ पर अगर आपको वेंटिलेटेड सीट्स भी मिलते तो आपको ऐसा लगता है कि सारे फीचर्स कंप्लीट हो गए, लेकिन एवरीथिंग कम्स फॉर अ प्राइस एंड वो जो बैलेंस है वो नहीं बिगड़ना चाहिए। मेरे ख्याल से यहाँ पर जो फीचर सेट दिया गया है बहुत ही रिच है और आप इसके बारे में कंप्लेंट नहीं कर सकते। इसका जो इमीडिएट राइवल है सोनेट, वहाँ पर आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलते हैं, ये मैं सोच रहा हूँ बता दूँ आपको। और एक और जो फीचर वहाँ पर आपको मिलती है वो है डांसिंग लाइट्स, बट मेरे ख्याल से वो कोई बहुत ऐसी विशेष फीचर नहीं है। यहाँ पर भी अब आपको एम्बिएंट लाइट मिल गई है। चलिए पीछे चल के देखते हैं वहाँ पर क्या नए चेंजेस हैं। अब देखिए, जब बात आती है सब 4 मीटर SUVs की तो वहाँ पर बैक सीट स्पेस जो है ये कभी कभी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ होता है, तो उसे कॉम्पेंसेट करने के लिए Hyundai ने सेगमेंट फर्स्ट एक फीचर दिया है जो है रिक्लाइनिंग बैक रेस्ट, और इससे आपके आराम में काफ़ी इजाफा होगा। और ये इस सेगमेंट की अकेली ऐसी गाड़ी है जो ये फीचर प्रोवाइड करती है, तो ये बहुत बढ़िया फीचर यहाँ पर Hyundai ने प्रोवाइड किया है जिससे कि आपके आराम में इजाफा होगा। दूसरी बात, ये जो सीट बैक है इसे स्कूप आउट कर दिया गया है ताकि आपको ज़्यादा बेहतर नी रूम मिल सके। और यही नहीं, जो सीट है इसका स्क्वाब यानी कि इसकी जो पैडिंग है इसे भी ज़रा एक्सटेंड किया गया है ताकि थाई सपोर्ट आपको ज़्यादा अच्छे से मिल सके। कुल मिलाकर के आराम में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। और इस आर्म रेस्ट के साथ जहाँ पर आपको 2 कप होल्डर भी मिलते हैं, आप इस सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV में काफ़ी आराम से बैठ सकते हैं। और इसका सस्पेंशन बहुत कंप्लायंट है, तो ये इस सेगमेंट की सबसे कंफर्टेबल गाड़ियों में से एक बन के सामने आती है और मुझे ये गाड़ी काफ़ी कंफर्टेबल लगती है। अगर आप फैमिली के लिए गाड़ी खरीद रहे हैं तो मैं इसे डेफिनेटली रेकमेंड कर सकता हूँ। हेडरूम भी बहुत अच्छा है, अगर आप 6 फुट से भी ज़्यादा है तो आपको यहाँ पर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोनों हेडरेस्ट जो है एडजस्टेबल है, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स है यहाँ पर। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि सीट 60-40 स्प्लिट है, बीच में आपको हेडरेस्ट नहीं मिलता है, लैप बेल्ट ज़रूर मिलेगी और 2 लोग तो बड़े आराम से बैठ सकते हैं यहाँ पर। टच पॉइंट जो है आर्म के लिए वो सॉफ्ट टू टच है, यहाँ पर सॉफ्ट टू टच मटेरियल मिलता है। 1 लीटर की वाटर बॉटल के लिए यहाँ पर आपको सफिशिएंट स्पेस भी नज़र आएगा। उसके अलावा रियर AC वेंट्स आपको मिलते हैं विद फ्लो कंट्रोल, और जैसा मैंने आपको पहले बताया था 2 टाइप C USB सॉकेट्स भी आपको नज़र आएंगे। पीछे के लिए आपको अलग से लाइट मिलती है, ये हैंडल मिलेगा, साथ ही ये एक कोट हुक भी मिलेगा। फीचर्स के मामले में पीछे कोई कंप्लेंट करने का कोई अधिकार आपको नहीं है क्योंकि यहाँ पर Hyundai ने जो गेम है उसे आगे बढ़ा दिया है और ये बैक सीट जो है ये मुझे बहुत पसंद आई। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक नॉच भी मिलता है जिसमें आप ये सीट बेल्ट जो है इसे फिक्स कर सकते हैं ताकि जो सीट बेल्ट है उसका स्ट्रैप जो है इधर उधर उड़े ना। जो विड्थ है इस गाड़ी की सेगमेंट के हिसाब से अच्छी है, लेकिन अगर आप 3 लोगों को बिठाना चाहते हैं तो शोल्डर जो है ज़रा रब करेंगे। लेकिन ये जो बीच वाली बेंच है ये फ्लैट है, इसका मतलब ये है कि इस पर एक आदमी आराम से बैठ सकता है और शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए ये छोटा हम्प भी है बीच में एक, आप इसे यूज़ कर सकते हैं शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए ये सूटेबल नहीं है। यहाँ पर आपको ये सीट बैक पॉकेट्स भी मिलते हैं, मैगज़ीन होल्डर्स, जिसमें आप अपना सेल फ़ोन या फिर कोई मैगज़ीन या न्यूज़पेपर रख सकते हैं। ओवरऑल इस गाड़ी का इंसुलेशन बहुत अच्छा है, राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है और अगर आप एक फैमिली के लिए गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं तो ये गाड़ी बहुत ही परिपूर्ण है, बहुत परिपक्व है और मैं रिकमेंड कर सकता हूँ कि अगर आप इस सेगमेंट में कोई गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं तो इस गाड़ी को टेस्ट किए बिना, इस गाड़ी में बैठे बिना अपनी डिसीजन ना लें। बहुत ही बढ़िया बैक सीट है और मुझे बहुत पसंद आई। अब दोस्तों हम लोग अभी गाड़ी चला रहे हैं और मैं आपके साथ अपना अनुभव जो है वो शेयर कर सकता हूँ, लेकिन आप एक बात समझिए कि वेन्यू जो है वो हमेशा से ही
काफ़ी सॉर्टेड गाड़ी थी इन टर्म्स ऑफ इट्स इंजन, इट्स ट्रांसमिशन, सस्पेंशन, बहुत ही बैलेंस्ड गाड़ी थी। और अगर आप उसे सोनेट से कंपेयर भी करें, जो कि उसका इंजन, ट्रांसमिशन, सब कुछ, प्लेटफॉर्म सब कुछ शेयर करती है, तो भी वेन्यू सोनेट से ज़्यादा कंफर्टेबल, ज़्यादा सपल गाड़ी थी। फॉर अ फैमिली इट वाज मोर कंफर्टेबल। सोनेट जो है वो ज़रा जिटरी है, ज़रा फर्म है, ये जो सस्पेंशन है ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो ओवरऑल ये जो दोनों गाड़ियाँ हैं, इन दोनों में मुझे सोनेट जो है उसके मुकाबले वेन्यू मुझे ज़रा ज़्यादा कंफर्टेबल और ज़्यादा बैलेंस लगती है। स्टीयरिंग में वेट जो है ये भी काफ़ी अच्छा है। और आप अगर एवरीडे यूज़ के लिए कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो वेन्यू बहुत ही बैलेंस्ड गाड़ी बन के सामने आती है। अब चूंकि ये गाड़ी बाज़ार में पहले से थी और यह इंजन, ट्रांसमिशन, सस्पेंशन, स्टीयरिंग में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है, तो ये गाड़ी मोर और लेस पहले जैसी ही है और काफ़ी बैलेंस्ड, काफ़ी अच्छे से सॉर्टेड आउट इंजन, ट्रांसमिशन, सस्पेंशन, स्टीयरिंग का यहाँ पर सेटअप है। तो वहाँ पर न कोई पहले शिकायत थी और न मेरे ख्याल से अब होगी। यहाँ पर हमारे पास आज चलाने के लिए जो इंजन ऑप्शंस मौजूद हैं वो है 1 लीटर टर्बो विद आइदर IMT, जो कि मेरे पास यहाँ पर है, या फिर DCT, और डीजल मैनुअल भी मौजूद है। तो डीजल अगर मुझे मिला तो मैं उसका डेफिनेटली आपको अपना ओपिनियन बताऊँगा। लेकिन बहरहाल ये जो IMT है ये बड़ी ही अच्छी टेक्नोलॉजी है। यहाँ पर आपको क्लच यूज़ नहीं करना पड़ता है और आप सिर्फ इस तरह से गियर शिफ्ट्स कर सकते हैं, ताकि अगर आप ट्रैफिक में भी हैं तो भी आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप गलती से किसी हायर गियर में चले गए जहाँ पर रेस बहुत लो है, तो इस तरह से आपको बस एक बीप सुनाई देगी और आप आराम से अपना गियर जो है चेंज कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है इसे यूज़ करना। ये जो टर्बो इंजन है ये आपको 120 PS की पीक पावर देता है और पीक टॉर्क देता है 172 न्यूटन मीटर्स की, जो कि बहुत ही अच्छी पीक टॉर्क है। इस सेगमेंट की हाईएस्ट पीक टॉर्क आपको यहाँ पर मिलती है। साथ ही फ्यूल एफिशिएंसी यहाँ पर 18 kmpl ARAI रेटेड है। मैंने इसे सिटी में टेस्ट किया, वहाँ पर आपको 12 to 13 kmpl बहुत आराम से मिल जाएगा, और हाईवे पर अगर आप आराम से चला रहे हैं तो 18 kmpl तक की फ्यूल एफिशिएंसी आपको आराम से मिल जाएगी। तो फ्यूल एफिशिएंसी यहाँ पर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसे आप अगर DCT में लेते हैं तो वहाँ पर आपको पैडल शिफ्टर्स मिल जाएंगे, और DCT में फ्यूल एफिशिएंसी एक्चुअली अगर आप देखने जाएँ तो यहाँ से ज़रा बेहतर है। और फ्यूल एफिशिएंसी की अगर आप बात करें तो DCT की फ्यूल एफिशिएंसी ऑन पेपर यहाँ से ज़रा बेहतर है, लेकिन रियल वर्ल्ड में ये जो IMT है ये आपको ज़रा बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी देगा। DCT की फ्यूल एफिशिएंसी अगर आप सिटी में चला रहे हैं तो आपको 9-10 के आसपास, और अगर आप हाईवे पर हैं तो 14 के आसपास, 14-15 के आसपास मिलेगी। तो उस लिहाज से फ्यूल एफिशिएंसी यहाँ पर आपको ज़्यादा बेहतर मिलेगी। टॉर्क यहाँ पर बहुत लो लेवल से बनना शुरू हो जाता है। 1500 से लेकर के 4000 RPM तक पीक टॉर्क बनता है। तो 1000 RPM से आपको मोशन मिलने लगेगा और 1500 RPM के बाद आपको सफिशिएंट पुश भी मिलता है। तो ये काफ़ी स्विफ्ट इंजन है, आपको चलाने में मज़ा आएगा, और ओवरटेकिंग एक्सेलरेशन भी काफ़ी अच्छा है। नॉइस वगैरह बहुत अच्छे से कैंसल्ड है, आपको अंदर बाहर की तरफ से कोई साउंड अंदर सुनाई नहीं देता है। बहुत ही अच्छा राइड क्वालिटी, बहुत ही अच्छा सस्पेंशन, हैंडलिंग भी काफ़ी अच्छी है। तो ओवरऑल काफ़ी सॉर्टेड प्रोडक्ट है, और आपको किसी तरह का कोई नेगेटिव इनपुट यहाँ पर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये गाड़ी हमने पहले भी चलाई है और काफ़ी वक्त चलाई है, अलग अलग वेरिएंट्स में चलाई है, और जनरली मुझे लगता है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये जो प्रोडक्ट है ये काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा आपको डीजल भी मिलता है, जहाँ पर आपको 100 PS की पीक पावर और 250 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क मिलती है। और फ्यूल एफिशिएंसी की अगर आप बात करें तो वहाँ पर 22.7 kmpl के साथ इस प्रोडक्ट की सबसे बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी आपको वहाँ पर मिलेगी। और अगर आप नेचुरली एस्पिरेटेड जो बेस इंजन है 1.2 लीटर पेट्रोल नेचुरली एस्पिरेटेड, उसके साथ जाएंगे तो वहाँ पर आपको 17 kmpl की ARAI फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है। अगर आप डीजल को देखें तो डीजल में आपको ऑटोमेटिक नहीं मिलता है, वहाँ पे 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। यहाँ पर आपको या तो DCT मिलेगा या फिर ये IMT 6 स्पीड IMT मिलेगा। अगर आप 1.2 लीटर के साथ जाएंगे तो वहाँ पर आपको सिर्फ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा। तो ये सारे ट्रांसमिशन ऑप्शन आपके पास मौजूद है। ओवरऑल ड्राइव फील में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। आप किसी भी इंजन को लें, आपके बजट या आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारे ही इंजन काफ़ी सॉर्टेड हैं, और ट्रांसमिशन ऑप्शंस भी बहुत सॉर्टेड हैं। यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद एनी ऑफ द इंजन ऑप्शंस, वेदर बी इट पेट्रोल, डीजल और एनीथिंग। ऑल Hyundai इंजन्स आर प्रीटी गुड एंड यू कैन मेक अ चॉइस। आपको जो भी अच्छा लग रहा है, जो भी आपके बजट को सूट कर रहा है, उसके हिसाब से जा सकते हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों हम लोग चला रहे हैं DCT वेरिएंट, जो कि है 7 स्पीड ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन। और यहाँ पर जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि अब जो ये DCT है ज़रा बेहतर हो गया है, और ये आपको कुछ हद तक समझ में आता है। जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है ये ज़रा और स्प्राइटली हो गया है, ज़्यादा इंस्टेंट है। गियर शिफ्ट्स बहुत ही स्मूथ हैं, इनफैक्ट मैनुअल शिफ्ट्स भी बहुत ज़्यादा क्विक है। ये ट्रांसमिशन हमेशा ही बहुत अच्छा था, और ये अभी इस वेन्यू में और भी ज़्यादा
स्मूथ और भी ज़्यादा स्लिक महसूस होता है। फ्यूल एफिशिएंसी मुझे पहले जितनी ही लग रही है, उसमें कोई बदलाव मुझे महसूस नहीं होता है। यहाँ पर आपके पास कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस की हम लोग अगर बात करें तो आपको और ज़्यादा कन्वीनियंस मिलता है, IMT से भी ज़्यादा कन्वीनियंस यहाँ पर आपको मिलेगा। क्लच नहीं है यहाँ पर, और हाथ भी आपको इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। वहाँ पर आपको गियर शिफ्ट्स करने होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको वो भी नहीं करना होता। यहाँ पर आपको पैडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं, ये भी एक एडिशनल एडवांटेज है। और यहाँ पर आपको ये ड्राइव मोड भी मिलते हैं, जिसके द्वारा आप इको, नॉर्मल और स्पोर्ट मोड्स में से चूज कर सकते हैं। अब जहाँ इको मोड में आपको पावर ज़रा कम मिलती है, नॉर्मल मोड में आपको एक अच्छा बैलेंस मिलता है, और स्पोर्ट मोड में आपको डेफिनेटली ज़रा ज़्यादा पावर और ज़्यादा एक्सेलरेशन मिलता है। सिटी में आप इको मोड में चलाएंगे तो आपको बेटर फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी, और नॉर्मल मोड में आप जनरली चला सकते हैं। अगर आप एंथुसियास्टिक ड्राइविंग के मूड में है तो आप स्पोर्ट मोड में डाल सकते हैं, लेकिन फ्यूल एफिशिएंसी वहाँ पर ज़रा कम हो जाएगी। अब एक जो बड़ा क्वेश्चन आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि IMT के साथ जाएं या फिर DCT के साथ, तो देखिए अगर आपका बजट ज़रा लिमिटेड है तो IMT के साथ आप डेफिनेटली जा सकते हैं। वहाँ पर भी आपको स्टॉप स्टार्ट ट्रैफिक में बहुत कन्वीनियंस मिलता है, और जो प्रॉब्लम्स लोगों को होती हैं ज़्यादातर वो क्लच के साथ होती है, तो वो प्रॉब्लम वहाँ पर सॉल्व कर दिया गया है। तो आप IMT के साथ में भी डेफिनेटली जा सकते हैं। वहाँ पर आपको कीमत भी कम रहेगी, आपको DCT के मुकाबले काफ़ी कम पैसा देना होगा, और साथ ही आपको फ्यूल एफिशिएंसी भी वहाँ पर यहाँ से ज़्यादा मिलेगी। तो आपको डबल एडवांटेज है कॉस्ट के मामले में। लेकिन अगर आप एक ज़्यादा एंथुसियास्टिक ड्राइव चाहते हैं, ज़्यादा कन्वीनियंस चाहते हैं, तो फिर आप इस गाड़ी के साथ आ सकते हैं। यहाँ पर आपको पैडल शिफ्टर्स भी मिल जाएंगे, थोड़ा ज़्यादा एंथुसियास्ट फ्रेंडली है DCT वर्जन, और साथ ही आपको ड्राइविंग मोड भी मिल जाएंगे। दोनों ही वेरिएंट्स अच्छे हैं। अगर बजट आपका ज़्यादा है तो आप DCT के साथ जा सकते हैं, अदरवाइज IMT के साथ भी आप जा सकते हैं, वो एक ज़्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन है। तो Hyundai Venue मेरी नज़र में हमेशा से ही बहुत ही मैच्योर और बहुत ही वेल राउंडेड फीचर पैक्ड कार थी। बहुत सारे फर्स्ट्स लेकर के आई सेगमेंट में, और आज भी इस नई गाड़ी के द्वारा Hyundai ने साबित कर दिया है कि वो लोग कस्टमर्स की बात लगातार सुन रहे हैं और चाहते हैं कि इस सेगमेंट में वो लीडरशिप पोजीशन हमेशा बना करके रखें, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, इन टर्म्स ऑफ ऑल द एमिनिटीज़ दैट अ कार कैन प्रोवाइड। बहुत अच्छा वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन है, और विश लिस्ट हमेशा होती है, कुछ ना कुछ कमी हमेशा रहेगी, लेकिन बहुत ही वेल राउंडेड पैकेज है। अगर मुझे शिकायत ही करनी हो तो शायद यहाँ पर वेंटिलेटेड सीट्स हो सकती थी, और अगर मैं लिस्ट बनाना चाहूँ तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बना सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इस सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों से कंपेयर करूँ तो यहाँ पर आपको बहुत ही ज़बरदस्त पैकेज मिलता है। इस गाड़ी की कीमत अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन मिलेगा। इसे अगर मैं कंपेयर करूँ इसके इमीडिएट राइवल्स के साथ, तो किया सोनेट की कीमत जो है वो चालू होती है 7.15 लाख रुपीज़ से और जाती है 12.85 लाख रुपीज़ तक। इसके मुकाबले वेन्यू जो है वो 7.5 लाख रुपीज़ से चालू होती है, लेकिन याद रखिए कि यहाँ पर बेस वेरिएंट में भी आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, तो वो जो पैसा है वो आप कहीं ना कहीं रिकवर कर पाते हैं। और इसका जो टॉप वेरिएंट है जहाँ पर ये सोनेट के साथ में कंपेयर करती है, वहाँ पर ये 15,000 रुपीज़ कम है। डीजल मैनुअल की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, टॉप ऑफ द लाइन SXO वेरिएंट। अगर आप इसे कंपेयर करें नेक्सॉन के साथ, तो नेक्सॉन की कीमत असल में यहाँ से 5,000 रुपया ज़्यादा है फॉर द बेस वेरिएंट, 7.55 लाख रुपीज़, और उसका टॉप एंड जो डीजल वेरिएंट है आज की तारीख में वो 13.25 लाख रुपीज़ में आता है, जो कि यहाँ से लगभग 55,000 रुपीज़ ज़्यादा है, विच इज़ सरप्राइजिंग, बट ये सच है। और वहाँ पर जो नया काजीरंगा एडिशन है वो ज़रा महंगा है, लेकिन तो भी इस गाड़ी की कीमत नेक्सॉन के मुकाबले काफ़ी रीज़नेबल है। और ये गाड़ी अगर आप मुझसे सच में पूछें तो ज़्यादा बेटर बिल्ट है इन टर्म्स ऑफ द रिफाइनमेंट, द इंजन एंड रिलायबिलिटी। नेक्सॉन में अभी भी आपको कुछ रिफाइनमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, और एज अ प्रोडक्ट वो इतना बेहतरीन तरीके से सॉर्टेड नहीं है। ब्रेज़ा जो है वो भी काफ़ी अच्छी गाड़ी है, और हालांकि उसकी करंट प्राइसेस काफ़ी अच्छे से प्राइस्ड हैं, 7.8 से 11.5 लाख रुपीज़ तक, लेकिन जो नया वेरिएंट है वो आने के बाद में ही हम उसके बारे में अपनी राय आपको दे पाएंगे। ओवरऑल अगर आप वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन की बात करें तो सब 4 मीटर कैटेगरी में मेरे ख्याल से वेन्यू बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है, और मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इस सेगमेंट में कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो जो भी इंजन आपको सूट कर रहा है, आपकी ड्राइविंग स्टाइल को या फिर आपके बजट को, आप वो इंजन डेफिनेटली ट्राई आउट कीजिए, क्योंकि ये गाड़ी मैं डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स और फैमिली को रिकमेंड करता हूँ। हम लोग कोशिश करते हैं कि आपके सारे सवालों के जवाब दें, बहुत ही डिटेल्ड वीडियोस बनाएं, और आपका प्यार जो है वही हमें प्रोत्साहित करता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस तरह का क्वालिटी कंटेंट प्रमोट होना चाहिए, जो कचरा आजकल इंटरनेट पर चल रहा है उससे हम लोग अगर कुछ अलग आपको नज़र आते हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को हमारे बारे में बताइए। आपके कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, कोशिश करूंगा कि सारे सवालों के जवाब मैं पर्सनली दे पाऊँ। और अगली बार तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए ड्राइव हार्ड, ड्राइव फ्री एंड ड्राइव सेफ।